हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर बहुत ही शानदार है और बहुत ही नॉलेज देने वाला है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं। हमारा जो भोजन होता है, ये जो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इन्हें ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भोजन को ग्रहण करता है और उसका अपने शरीर के द्वारा प्रयोग करता है। तो यहाँ हमने न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में जाना है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो भी सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस से, और इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक का वैसे मतलब निकाला जाए तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खुद ही अपना नरिशमेंट करना। ऐसा काम प्लांट्स करते हैं और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स का मतलब होता है एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स के द्वारा तैयार किया गया रेडीमेड फूड ग्रहण करते हैं, उन्हें हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। हेटरोट्रोप्स का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि प्लांट्स में भोजन को बनाने का एक तरीका होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लीव जो होती है वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है और भोजन बनने का जो प्रोसेस है वो लीव्स में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लिया जाता है और ये जो लीव्स होती हैं उनके छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स होते हैं, उनके अंदर से ये अंदर चले जाते हैं। ये जो पोर्स होते हैं वो चारों तरफ से गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं और इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आप आराम से लीफ को देख सकते हैं और लीफ का जो स्टोमेटा वाला जो पार्ट है उसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स, स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटा जो है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसको बनाने के लिए छोटी छोटी यूनिट्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स जो होती है उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं। सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक बहुत पतली बाउंड्री होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अधिकतर जो सेल्स होते हैं उनके एक विशेष प्रकार की अलग प्रकार का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा एक जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में आसानी से न्यूक्लियस को देख सकते हैं और उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है उसे भी देख सकते हैं, और उसके बाद में उनको चारों तरफ से जिस सेल मेम्ब्रेन ने घेर रखा है उसे भी आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या करता है? लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट को लेने में। उससे जितनी भी एनर्जी लीव्स को मिलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, भोजन का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसा कि आप सामने दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं,
सन की लाइट जो है वो सीधी लीव्स की तरफ जा रही है और लीव क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है और लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से भोजन बनाती है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के बिना किसी को भी भोजन नहीं मिल सकता और सब लोगों का जो जीवन होता है वो प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए भोजन पे डिपेंड करता है। और ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज की जाती है वो जो है मनुष्य के लिए और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। फोटोसिंथेसिस के बिना इस धरती पे जीवन का होना असंभव होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च में बदल जाते हैं और स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां जो हैं फोटोसिंथेसिस कर पाती है और स्टार्च जो है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। पत्तियों के साथ साथ में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स के और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें भी होता है। जैसे कि कई जो पौधे होते हैं उनके स्टेम यानी तना और उनकी जो ग्रीन ब्रांचेज होती है वो भी फोटोसिंथेसिस में सहायता करती है। अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो उनमें स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, जो तीखी पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी की जो खपत है उसे कम कर देती हैं। ऐसे पौधों में इस तरह की पत्तियां होने के कारण उनका जो पानी है वो कम खपत होता है और उन्हें भोजन बनाने में बहुत अधिक आसानी होती है। ऐसे प्लांट्स में स्टेम्स जो होते हैं, तने जो होते हैं वो हरे होते हैं और उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। कई पत्तियां ऐसी होती है जो सामान्यतः ग्रीन कलर की नहीं होती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु उन पत्तियों में क्या होता है, काफी मात्रा में रेड, ब्राउन और दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं। उनके कारण से जो अंदर का क्लोरोफिल का जो हरा कलर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की जो कलरफुल पत्तियां होती है उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आपने कई बार देखा होगा जहां पानी के छोटे छोटे तालाब रहते हैं वहां पे गंदा पानी जमा हो जाता है और वहां पे हरे हरे धब्बे से हमें दिखाई देते हैं। ये जो साधारणतः क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति के कारण होते हैं जिन्हें हम लोग एल्गी कहते हैं। क्या आपको पता है इसका कलर हरा क्यों होता है? इसका कलर हरा होने का कारण उनका क्लोरोफिल होता है। एल्गी जो है वो भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार करती है। अब हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में और कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या वो अपना भोजन नहीं बनाते? वो कैसे जिंदा रहते हैं और उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? मैं उनकी बात करूं तो जैसे ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स और अन्य पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसा कि आपको सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ पे आपको कसकटा या अमरबेल दिखाई दे रही है, जो क्या करती है, पत्तियों और तनों और शाखाओं के चारों तरफ लपट जाती है और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करती है, ये जो प्लांट होता है उससे ये चिपकी हुई रहती है और उसी से वो अपना भोजन लेती है। जिस प्लांट पे ये चिपकी रहती है उसे होस्ट कहते हैं और जैसा कि ये जो बेल होती है वो इस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो इस बेल को पैरासाइट कहा जाता है। आप आसानी से सामने दिए गए डायग्राम में इस पेड़ को देख सकते हैं और उस पेड़ पे ये जो बेल दिखाई दे रही है उसे देख सकते हैं। ये बेल अपने खाने के लिए पूरी तरह इस पेड़ पे निर्भर रहती है। जिस तरह से मनुष्य लोग और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी अपने खाने के लिए
दूसरों पे निर्भर रहते हैं। सामने आपको जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें पिक्चर यानी घड़े की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक पत्ती का मॉडिफाइड पार्ट है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक लिड का निर्माण होता है, ढक्कन का निर्माण होता है, जो क्या करता है इस पिक्चर जैसे आकार का, घड़े जैसे आकार का मुंह बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। इस पिक्चर के अंदर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर आता है तो उसका जो लिड है, उसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है अंदर होने वाले बालों में अटक जाता है और धीरे धीरे उस इंसेक्ट को इस पिक्चर के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। आपने देखा होगा कई बार काफी समय तक ब्रेड को खुला रखने से उसके ऊपर थ्रेड जैसे कोई स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसे फंगी कहा जाता है। उनका न्यूट्रिशन का एक अलग तरीका होता है। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं मरे हुए या खराब होने वाले पदार्थ से लेते हैं और उसे एक दूसरे सॉल्यूशन में बदल लेते हैं और उससे वो क्या करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स उस सॉल्यूशन से लेते हैं जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर हो, उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को काम में लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो कुछ फंगई होती है, वो ट्री की रूट्स में रहती है। ट्री क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं और उसके बदले में फंगस जो होती है वो क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल तक पहुंचाती है। इस प्रकार का एसोसिएशन जो होता है वो पेड़ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना नेक्स्ट पार्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। मिट्टी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो वो दोबारा किस तरह से उनकी भरपाई होती है वो पढ़ते हैं। साधारणतः क्या होता है, क्रॉप्स जो होती है उनमें बहुत सारे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। हार्वेस्ट के बाद में क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जो कि हवा में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन प्लांट्स उसे उस रूप में नहीं काम में ले सकते। उन्हें नाइट्रोजन को लेने के लिए उसे सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। एक बैक्टीरियम होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसे ले लेता है और इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन राइजोबियम है वो बड़ा नहीं हो सकता और अपना खुद खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है जितनी भी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहता है, जैसे ग्रेम, पीज, मूंग, बीन्स और भी लेग्यूम्स हैं जो कि नाइट्रोजन को तलाशते रहते हैं। अधिकतम जितने भी पल्सेज होते हैं वो भी इसी तरह के लेग्यूमिनस प्लांट से नाइट्रोजन लेते हैं और इसके बदले में क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जहां पे दो चीजें एक दूसरे पे निर्भर रहती है। और इस तरह का जो एसोसिएशन है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है अपनी मिट्टी में नहीं काम में लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं और वो नाइट्रोजन की सप्लाई को अपने आप पूरा कर देते हैं। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इसकी मुख्य बातों में पहली बात है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना भोजन लेते हैं, उसे काम में लेते हैं, उससे
एनर्जी प्राप्त करते हैं और ये एनर्जी अपने शरीर को बरकरार रखने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और इन प्लांट्स को जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को काम में लेते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। क्लोरोफिल और सनलाइट दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाद में मिलते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो भोजन के रूप में इकट्ठी कर ली जाती है पत्तियों के अंदर, जो कि क्लोरोफिल की सहायता से होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है जिसे ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए काम में लेते हैं। फंगई जो होती है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? वो मरे हुए या सड़े गले जो तत्व होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए उसे सैप्रोट्रोप्स कहा जाता है। कसकटा की तरह जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं? अपना भोजन होस्ट प्लांट से लेते हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है।